Hello students, I am Dr. Meenakshi Jindal from Dayanand College, Hisar. The topic of my today's presentation is host vector relationship. In this title slide, you can clearly see the humans. These humans are host and this mosquito represents vector. Okay, now we will start with our topic. होस्ट क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। वेक्टर तो आप लोगों को पता चली गया कि इट एक्ट्स लाइक ए मीडियम टू ट्रांसफर द पैथोजन फ्रॉम वन होस्ट टू द अनदर होस्ट। ठीक है, अब होस्ट क्या है? होस्ट कोई भी लिविंग बीइंग ऑन विच कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोन हो, या कोई भी और तरह का कोई भी पैथोजन उसके ऊपर रिजाइड्स करता हो यानी कि रहता हो, तो कोई भी लिविंग बीइंग ऑन विच ए पैथोजन लिव्स इज होस्ट। मेनली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि होस्ट को हार्म भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो एसिम्प्टोमेटिक और वो सारे आपने पढ़े ना कि पैथोजन किस तरह से उसको हार्म भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो होस्ट और वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। तो एग्जांपल में आपको पता ही है, वेक्टर में मेनली हम मॉस्किटो का एग्जांपल पढ़ते हैं, क्योंकि जो मेन ट्रांसमिशन होती है ना, मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पैथोजन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। इसमें आप पहले एग्जांपल नंबर 2 की तरफ देखना कि जो इन्फेक्टेड होस्ट है यानी कि हम ह्यूमन बीइंग से ट्रांसफर होएगा गेमिटोसाइट्स मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, तो इन्फेक्टेड होस्ट विद माइक्रोब, माइक्रोब क्या हुआ? गेमिटोसाइट्स हमारे प्लाज्मोडियम के। जैसे ही मॉस्किटो ने हमारा ब्लड मील लिया, माइक्रोब मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, मॉस्किटो के अंदर उसकी सेक्सुअल लाइफ ऑफ मोड ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई। तो मॉस्किटो एक्ट्स लाइक ए वेक्टर, जिसने कि उस पैथोजन को दूसरे ससेप्टिबल होस्ट तक पहुंचा दिया आफ्टर सकिंग द ब्लड मील ऑफ दैट सेकेंड होस्ट। तो इन्फेक्टेड होस्ट विद माइक्रोब हो गया फर्स्ट होस्ट, मॉस्किटो ने किया लाइक ए वेक्टर और अनदर होस्ट भी कर दिया, तो वो हो गया हमारा नेक्स्ट ससेप्टिबल होस्ट। तो इसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे जो मेन मॉस्किटो के थ्रू वेस्ट नाइल वायरस। वेस्ट नाइल वायरस किसमें होएगा? बर्ड्स में। तो जैसे ही बर्ड के अंदर वेस्ट नाइल वायरस आ गया, वो इन्फेक्टेड बर्ड हो गया, तो दिस इज द फर्स्ट होस्ट। ये होस्ट मॉस्किटो में कैसे ट्रांसफर हुआ? जब मॉस्किटो ने इस बर्ड का कोई ब्लड मील ले लिया तो वायरस ट्रांसफर हो गया मॉस्किटो में। तो मॉस्किटो एक्ट्स लाइक ए वेक्टर, और जब उसने एक ह्यूमन बीइंग को बाइट किया तो ब्लड मील के साथ उस वायरस को ह्यूमन बीइंग में पहुंचा दिया, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर पहुंच गया वेस्ट नाइल वायरस। ठीक है, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, मतलब वेक्टर के डेफिनेशन के लिए एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट हमने जो पढ़नी है होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप, जो मेन टॉपिक है वो है होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप विच इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजन। ठीक है, पैथोजन की लाइफ साइकिल कैसी है उसके बेसिस पर हम होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। तो आपको पता है कि जो पैथोजन है उसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक भी हो सकती है। जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल है डाइजेनेटिक भी हो सकती है, हिट्रोजेनिक भी हो सकती है। ठीक है ना, पढ़ा था ना आप लोगों ने पिछली बार। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डाइजेनिक और हिट्रोजेनिक एग्जांपल्स। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल हिट्रोजेनिक यानी कि मोर देन वन होस्ट को जब वो यूज करेंगे टू ट्रांसफर पैथोजन by using a number of vectors for the transfer of that pathogen to the definitive or primary host। ठीक है, तो हम पहले डाइजेनिक का एग्जाम्पल पढ़ेंगे और फिर ट्राइजेनिक का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हो गया डाइजेनिक का एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा। डाइजेनिक का एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें ट्राइपेनोसोमा आपने पहले भी पढ़ा है कि ट्राइपेनोसोमा का प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन बीइंग एंड सेकेंडरी होस्ट है टेसिटसी फ्लाई। ठीक है, इसमें तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगी, फिर उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन होएगी ह्यूमन के अंदर, और फिर से एक टेसिटसी फ्लाई फिर से ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी और फिर से उसके अंदर इन्फेक्शन वाले वो पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था। लेकिन जो मेन है जो हमने आज पढ़ना है ट्राइजेनिक लाइफ साइकिल, जिसमें 3 होस्ट यूज होते हैं, क्लोनोर्किस, चाइनीज लीवर फ्लू, क्लोनोर्किस जो है साइनेंसिस,
इसमें 3 होस्ट यूज होंगे, ह्यूमन, फ्रेश वाटर स्नेल एंड फ्रेश वाटर फिश। तो अब देखेंगे इसमें वेक्टर कौन काम करेगा। ह्यूमन इज द प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट। तो ये जैसे ये आपकी बुक के अंदर में दे रखी लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल ऑफ क्लोनोर्किस चाइनीज लिवर फ्लू ट्राइजेनेटिक लाइफ साइकिल है। तो हम स्टार्ट करेंगे एग्स ऑफ क्लोनोर्किस से, ठीक है। जो एग्स है ये वाटर में पड़े हुए हैं, ओके। अब कैसे आएंगे वाटर में, ये आप लोग जब साइकिल पूरा पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि वाटर के अंदर कैसे आए। तो एग्स ऑफ क्लोनोर्किस है, वाटर में है, वाटर में स्नेल्स भी हैं। तो उन स्नेल्स ने इन एग्स को इंजेस्ट कर लिया, ओके। अब बॉडी में पहुंच गए, फ्रेश वाटर स्नेल की बॉडी में पहुंच गए एग्स, उसके अंदर इन एग्स की हैचिंग हुई। तो दिस इज द होस्ट नंबर हमारा 2, ओके। फर्स्ट आएगा अभी पीछे। तो ये होस्ट क्या काम करेगा इस टाइम पर, जब एग्स की हैचिंग होगी, देन दीज फ्रेश वाटर स्नेल्स बिकम इन्फेक्टेड। बट ये काम करेंगे फिश के लिए वेक्टर का, ठीक है। फिश तक पहुंचाएंगे ये लार्वी को। अब एग्स हैच हो गए, हैच होने से लार्वी बाहर रिलीज हो गए। तो स्नेल्स ने इन लार्वीज को वाटर में रिलीज कर दिया, ओके। वाटर में रिलीज हो गए तो फिश भी वहां पर है, फ्रेश वाटर फिश ने इन दीज लार्वा को इंजेस्ट कर लिया, ओके। नाउ दिस बिकम फ्रेश वाटर फिश विल बिकम होस्ट नंबर 3, और ये फिश होगी इन्फेक्टेड क्योंकि इसके अंदर क्लोनोर्किस के लार्वा आ गए। अब तो ये इन्फेक्टेड फिश एक्ट्स लाइक ए वेक्टर फॉर ह्यूमंस। कैसे, जब इस फ्रेश वाटर फिश को जिसके अंदर लार्वा प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग ईट करेगा, चाहे रॉ करे चाहे अनकुक करे, पूरा कुकिंग हो गई फिर तो ये खत्म हो जाएंगे लार्वा। इसीलिए स्पेशली मेंशन है कि रॉ फिश खा ले या अनकुक, या फिर एक वो होती है सेमी कुक जिसमें पूरी तरह से उसको कुक नहीं करते होते, ठीक है। उस तरह की फिश को खा ले तो ये लार्वा पहुंच गए, नहीं ये लार्वा ह्यूमन बीइंग के अंदर तो पहले से ही थे, वो लार्वा उसके अंदर मतलब क्या कहते हैं, मरेंगे नहीं अगर रॉ और अनकुक्ड खा लेंगे तो लार्वा एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी, मरे नहीं वो अनकुक्ड खाने की वजह से। तो इन लार्वा की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। ये लार्वा की डेवलपमेंट स्टार्ट होते ये लार्वा बन गए एडल्ट, एडल्ट बन गए तो एग्स भी रिलीज करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग इन एग्स को रिलीज करेगा विद फीसिस, और फीसिस का वो जो वाटर होता है वाटर पहुंच गया, फीसिस पहुंच जाएंगी वाटर में, और वाटर से फिर एग्स पहुंच गए वाटर के अंदर, ठीक है। इन एग्स को इंजेस्ट कर लिया फ्रेश वाटर स्नेल ने, फिर से वो लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ इसके अंदर, मैन कैसे डेफिनेटिव होस्ट है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है एग रिलीज तक की डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग के अंदर कंप्लीट हुई, यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ लाइफ साइकिल इसका यहाँ पर हुआ, क्योंकि लार्वी से एडल्ट बने, एडल्ट में एग्स रिलीज करे, यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ लाइफ साइकिल किसमें कंप्लीट हुआ, ह्यूमन बीइंग में। तो ह्यूमन बीइंग इज द प्राइमरी होस्ट और होस्ट नंबर 1, और इससे स्नेल्स में पहुंच गया जिसने वेक्टर का काम किया फिश के लिए, और फिश ने काम किया वेक्टर का ह्यूमंस के लिए। तो 2 वेक्टर यूज हो गए इसके अंदर, 2 इंटरमीडिएट होस्ट यूज हो गए। इंटरमीडिएट होस्ट नंबर 1 इज फ्रेश वाटर स्नेल एंड इंटरमीडिएट होस्ट सेकंड इज फिश, फ्रेश वाटर फिश, एंड प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन बीइंग। अब ये जो हेट्रोजेनिक मोड ऑफ लाइफ साइकिल है ये 3 चीजों को परमिट करता है पैथोजन के लिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स है जिन 3 चीजों को जिन 3 थिंग्स को हेट्रोजेनिक मोड ऑफ लाइफ साइकिल परमिट करेगा। तो फर्स्ट क्या है, इट परमिट्स द पैरासाइट स्पीसीज टू colonize host from an ephemeral environment to permanent environment। तो ephemeral environment क्या हुई, इस तरह की environment जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज की जाए, और परमानेंट तो परमानेंट होगी environment। तो ये क्या करेगा, पैरासाइट को परमिट करेगा होस्ट के ऊपर कॉलोनी बनाने के लिए, एक शॉर्ट पीरियड से परमानेंट बनने के लिए, ठीक है। पहले वो शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा और फिर उसपे अपनी कॉलोनी सारी एस्टेब्लिश कर देगा, तो वो परमानेंटली उसके ऊपर रहना स्टार्ट कर देगा। हम जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि पैरासाइट की पॉपुलेशन की इंटेंसिटी चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन वो एक होस्ट पॉपुलेशन को फुल्ली एक्सप्लॉइट कर सकता है,
ठीक है, तो इट परमिट्स द पैरासाइट स्पीसीज टू एक्सप्लॉइट होस्ट पॉपुलेशन एट लोअर पॉपुलेशन इंटेंसिटीज। मीन्स पैरासाइट की पॉपुलेशन इंटेंसिटी कितनी ही लो क्यों ना हो, लेकिन वो एक होस्ट पॉपुलेशन को फुल्ली एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो ये परमिट करता है पैथोजन को होस्ट स्पीसीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए एट लोअर पॉपुलेशन इंटेंसिटीज। थर्ड क्या है, it confine the parasite to such areas where distribution of all the host in the life cycle overlaps। तो वो पैथोजन को ऐसे एरियाज में रहने के लिए परमिट करेगा जहां पर होस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी लाइफ साइकिल ओवरलैप करती है। ये तीन थिंग्स है जो कि हिट्रोजेनिक मोड ऑफ लाइफ साइकिल परमिट करेगी। अब एग्जांपल्स क्या है होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप के? फर्स्ट एग्जांपल है हिमेटोफेगस वेक्टर्स। हिमेटोफेगस वेक्टर्स होते हैं ब्लड सकिंग वेक्टर्स, जैसे कि मॉस्किटोज, टिक्स, किसिंग बग्स एक्सेट्रा। तो आप लोगों ने जब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ी थी तो हम लोगों ने कहा था कि भाई जब एक मॉस्किटो किसी ह्यूमन बींग को बाइट करेगा तो वो अपना सेलाइवा इंजेक्ट करेगा ह्यूमन बींग के अंदर, और सेलाइवा के थ्रू ही स्पोरोजोइट जो इन्फेक्टेड स्टेज थी ह्यूमन बींग के अंदर एंटर करेगी। तो क्या होते हैं, जितने भी हिमेटोफेगस वेक्टर्स होते हैं दे सेलिवेट, यानी कि सेलाइवा प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द पंक्चर ऑफ द स्किन ऑफ द होस्ट। ठीक है, जिस टाइम पर वो होस्ट की स्किन को पंक्चर करेंगे देन दे सेलिवेट, यानी कि सेलाइवा प्रोड्यूस करेंगे और उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे होस्ट के अंदर। अब जो सेलाइवा है इट इज द मैजिकल पोर्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो क्या होता है उसके सेलाइवा में? आप पहले केमिकल कंपाउंड्स की तरफ देखना। सेलाइवा कंटेन्स सम केमिकल कंपाउंड्स। किस तरह के केमिकल कंपाउंड्स हैं उसके पास? एंटी क्लोटिंग कंपाउंड्स, ताकि जिस टाइम पर वो सकिंग कर रहा हो तो हमारा ब्लड पंक्चर वाली जगह पर क्लोट ना कर जाए। ठीक है, तो वो कुछ एंटी क्लोटिंग कंपाउंड्स को सलाइवा में कुछ एंटी क्लोटिंग कंपाउंड्स होते हैं ताकि वो इजीली ब्लड मील ले सके। साथ ही वेसोडाइलेटरी कंपाउंड्स होते हैं। वेसोडाइलेटरी कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जो हमारी स्किन के पास ब्लड वेसल्स होती हैं उनको वाइडन कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इजीली हो सके और वो इजीली सक कर सके हमारी स्किन के पास वाली ब्लड वेसल से ब्लड को। ठीक है, वेसोडाइलेटरी कंपाउंड समझ में आ गए। फिर आते हैं थर्ड तरह के कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके सलाइवा में? एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड्स, ताकि हमें थोड़ी सी जलन भी ना हो, अदरवाइज वो हमें जब पंक्चर करेंगे हमारी स्किन को तो इन्फ्लामेशन सी होएगी। तो एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड्स होते हैं ताकि वो इजीली विदाउट हमारी नॉलेज में आए थोड़ा हमारा ब्लड सक कर सके। ठीक है, तो ये जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं अब उन्होंने इजीली ब्लड सक करने में वेक्टर की हेल्प करी, इसीलिए सेलाइवा वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि वो इजीली ब्लड को सक कर सके और पैथोजन को हमारी बॉडी में थ्रू सेलाइवा पहुंचा देते हैं, क्योंकि स्पोरोजोइट आगे जाकर कहाँ पर इकट्ठे होते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, तो इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स अब दो फंक्शन करेंगे। दे फैसिलिटेट द इन्फेक्शन प्रोसेस, यानी कि इन्फेक्शन प्रोसेस को स्मूथ बनाने में हेल्प करेंगे। सेकंड के दे काउंटर एक्ट होस्ट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। जिस टाइम पर वो सक करके हट जाते हैं तो उस टाइम पर हमारी उस पंक्चर वाली जगह से ब्लड निकलना एकदम से बंद हो जाता है। तो दे काउंटर एक्ट होस्ट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। तो ये पहले तो सलाइवा ने तीन तरह के केमिकल कंपाउंड्स को, उसके सलाइवा में तीन तरह के केमिकल कंपाउंड्स का क्या काम है? वो दो फंक्शंस हैं जो इधर की तरफ ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं। अब क्या होता है, जो सलाइवा है मॉस्किटोज का जो सलाइवा है दे कंटेन 70 से 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, और अगर एक पिग का सलाइवा देखें तो इट कंटेन्स ओवर 1000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिमेटोफेगस वेक्टर्स का एग्जाम्पल। तो होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप, यानी कि जो वेक्टर था उसने होस्ट से ब्लड सक करने में उसके सलाइवा ने क्या काम किया, तो ये होगी होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल हमारा आता है ह्यूमन हेड लाउस। इट एक्ट्स लाइक ए वेक्टर। ठीक है, पेडिक्यूलस जो वेक्टर है
बोरीलिया के लिए है, बोरीलिया इज पैथोजेनिक टू मैन, ठीक है, ये बोरीलिया का ट्रांसफर करेगा मैन में। तो बोरीलिया का ट्रांसफर मैन में हुआ थ्रू पेडिकुलस, तो पेडिकुलस एक्ट्स लाइक ए वेक्टर फॉर ह्यूमन, फॉर बोरीलिया टू ट्रांसफर बोरीलिया टू मैन या ह्यूमन। बोरीलिया का क्या काम है, ये क्या कॉज करता है, एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर, ठीक है। तो जो ये बोरीलिया की इन्फेक्शन का है, ये विंटर में ज्यादा होती है इन्फेक्शन, क्योंकि विंटर में ह्यूमन बींग्स ने हैवी क्लॉथ्स पहने हुए होते हैं, तो इजी ट्रांसफर हो जाता है इन्फेक्टेड लाइस का फ्रॉम वन मैन टू अनदर। विंटर के टाइम में मेनली पेडिकुलस बोरीलिया का ट्रांसफर करेगी टू ह्यूमन बींग, हैवी क्लोथ्स की वजह से। हैवी क्लोथ्स परमिट करेंगे इजी ट्रांसफर ऑफ दिस इन्फेक्टेड लाइस फ्रॉम वन मैन टू अनदर। लेकिन अगर बोरीलिया का ट्रांसफर हुआ थ्रू टिक्स, देन इट कॉज एंडेमिक टाइफस फीवर। अब ये एपिडेमिक आ गया, एंडेमिक आ गया। व्हाट डू मीन बाय एपिडेमिक एंड व्हाट डू मीन बाय एंडेमिक? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड एंडेमिक? एपिडेमिक हुआ, इसमें क्या होता है कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सेम काइंड ऑफ डिजीज एट द सेम टाइम, और ये मेनली कहाँ पर होती है, पूरे की पूरी सिटी में हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो एंडेमिक है, जो ये एंडेमिक है, ये पर्टिकुलर पर्सन पे होएगी या एक पर्टिकुलर, आप यूं समझ लो, एक कॉलोनी तक कन्फाइंड हो जाएगी। तो जब एंडेमिक होएगा, तो एंडेमिक मतलब एक कॉलोनी तक, आप मोटी मोटी अगर उसमें सुनो तो एंडेमिक मतलब एक कॉलोनी तक स्प्रेड होकर रह गई। एपिडेमिक मतलब आपकी पूरी सिटी में स्प्रेड हो गई। और पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड, कोरोना पेंडेमिक है ना, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो पेंडेमिक हो गया जो कि पूरे वर्ल्ड में फैले, एपिडेमिक हो गया जो आपकी सिटी में या एक दो सिटी तक ही कन्फाइंड हो जाए, और एंडेमिक हो गया जो कि आपकी कॉलोनी तक स्प्रेड होकर रह जाए। ओके, तो बोरीलिया का अगर ट्रांसफर हुआ थ्रू पेडिकुलस इन ह्यूमन बींग्स, देन एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर, इट इज मोर कॉमन इन विंटर। और बोरीलिया का अगर ट्रांसफर हुआ टिक्स के थ्रू टू ह्यूमंस, देन इट कॉज एंडेमिक टाइफस फीवर। नेक्स्ट आ गया विरेमिया। ये विरेमिया के बारे में ज्यादा नहीं बता रखा कुछ, तो जो नीचे उन्होंने बुक में बता रखा है ना, वो एक्चुअली नॉट रिलेटेड विद विरेमिया। तो विरेमिया क्या है कि विरेमिया इज ए मेडिकल कंडीशन जिसमें वायरस ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। तो विरेमिया इज ए मेडिकल कंडीशन वेयर वायरस एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड इफेक्ट अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो बुक में विरेमिया के साथ दे रखा है, एक्चुअली दैट वाज नॉट रिलेटेड विद विरेमिया, वो ऐसे ही उन्होंने जनरल बातें बता रखी। अब क्या होता है कि इन मैनी वेक्टर बोर्न जूनोटिक डिजीजेस, जूनोटिक तो अब आपको पता ही है ना, विच आर ट्रांसमिटेबल फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल्स टू ह्यूमंस। उसके अंदर जो वर्टिब्रेट होस्ट डिफरेंट यूज हुए, उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को डिटरमिन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है जब वेक्टर बोर्न जूनोटिक डिजीजेस होती है। So in many vector-borne zoonotic diseases, it is very difficult to determine the relative importance of different vertebrate hosts. डिफरेंट वर्टिब्रेट होस्ट की इंपॉर्टेंस को डिटरमिन नहीं किया जा सकता इन द वेक्टर बोर्न जूनोटिक डिजीजेस। ओके, फिर क्या होता है कि जो होस्ट स्पीसीज है, इट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द वेक्टर इन्फेक्शन, बट इट डिपेंड्स ऑन, अब डिपेंड किस पे होएगी कि एक वेक्टर इन्फेक्शन फैला रहा है तो वो किन बातों पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट है अबंडेंस ऑफ होस्ट स्पीसीज, कितने नंबर में होस्ट स्पीसीज अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड क्या है कि होस्ट कितने टाइम तक या कितनी बार वेक्टर के साथ कांटेक्ट में आया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कांटेक्ट ऑफ होस्ट विद द वेक्टर, कि एक होस्ट कितने टाइम या कितने नंबर वेक्टर के साथ कांटेक्ट में आया। या फिर थर्ड है एबिलिटी और कॉम्पिटेंस ऑफ द होस्ट इन इन्फेक्टिंग द वेक्टर, होस्ट कितना कैपेबल है कि भाई वो अपने अंदर से पैथोजन वेक्टर को ट्रांसफर कर सके ताकि वेक्टर नेक्स्ट पर्सन को वो पैथोजन ट्रांसफर कर सके। तो एबिलिटी और कॉम्पिटेंस ऑफ द होस्ट इन इन्फेक्टिंग द वेक्टर। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि होस्ट स्पीसीज कंट्रीब्यूट करेगी वेक्टर को इन्फेक्ट करने के लिए।
ठीक है, इस तरह से इंक्लूजिंग होस्ट वेक्टर पैथोजन रिलेशनशिप। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो हम होस्ट वेक्टर एंड पैथोजन, आप इसमें देखोगे कि ट्रायंगल बना हुआ है होस्ट वेक्टर एंड पैथोजन, और बीच में ह्यूमन को रखा हुआ है एज ए डेड एंड होस्ट। तो आप देखोगे कि होस्ट वेक्टर पैथोजन एंड ह्यूमन सब आपस में इंटरलिंक्ड है। तो अब हमने इसको देखना है कि इनके आपस में इंटरलिंकिंग कैसे होती है। अब मैं आपको ये डायग्राम पार्ट्स में समझाऊंगी कि इस डायग्राम में ए, बी और जो सी लिखे हुए हैं ये किस तरह से होते हैं। ओके, और बुक में क्लियर भी नहीं है ज्यादा। तो ये आता है हमारा ए पार्ट, जिसमें हम होस्ट से वेक्टर की रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो वेक्टर इधर हमने लिया टिक, तो होस्ट से वेक्टर की रिलेशनशिप में कौन कौन से फैक्टर हैं जो टिक एंड होस्ट यानी कि वेक्टर एंड होस्ट की रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होस्ट स्टार्ट करेंगे। होस्ट के ऊपर किस किस चीज का इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अर्बेनाइजेशन में क्या हो गया, जैसे कि आप ऊपर देखोगे मैंने वेक्टर के लिए लिख रखे हैं। तो फर्स्ट है लैंड यूज एंड फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट। लैंड यूज आपको पता है कि आजकल जगह जगह बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो इसलिए लैंड यूज हो रहा है, तो उसका होस्ट एंड वेक्टर की रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। साथ ही फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री मतलब ट्रीज की मैनेजमेंट। ओके, और होस्ट के अंदर एक और आएगा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आजकल आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इन सब का इफेक्ट सबसे पहले तो जो फैक्टर्स हैं जिन्होंने होस्ट के ऊपर इफेक्ट किया वो आगे इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन, जिसके अंदर आ गया लैंड यूज एंड फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, एंड क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से हुआ ग्लोबल वार्मिंग। तो होस्ट के ऊपर इन तीन फैक्टर्स ने इफेक्ट किया। अब होस्ट और वेक्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। इन दोनों की रिलेशनशिप पर कुछ बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे ऑन द रिलेशनशिप ऑफ वेक्टर एंड होस्ट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ द होस्ट। होस्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है वेक्टर के अटैक करने के लिए। नंबर ऑफ होस्ट, कितने नंबर में होस्ट अवेलेबल है। थर्ड आ गया क्वेस्टिंग बिहेवियर ऑफ द वेक्टर्स या टिक्स। क्वेस्टिंग बिहेवियर क्या होता है? मेकिंग ए लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग, यानी कि जो टिक्स है वो लॉन्ग सर्च करते हैं कुछ पाने के लिए। तो क्वेस्टिंग बिहेवियर ऑफ द टिक्स। फोर्थ हो गया टिक होस्ट एनकाउंटर रेट्स, कि वेक्टर होस्ट पर कितना अटैक कर पाता है। तो इट इज बेस्ड ऑन द स्पेस यूज्ड बाय द टिक। ठीक है, टिक ने कितना स्पेस यूज किया। और सेकंड क्या इफेक्ट करेगा एनकाउंटर रेट पर? बॉडी साइज ऑफ द होस्ट एंड टिक। दोनों का बॉडी साइज, होस्ट का भी एंड टिक का भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्यूरेशन ऑफ द ब्लड मील, यानी कि टिक ने कितने टाइम तक होस्ट का ब्लड सक किया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। दीज आर द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन द टिक होस्ट रिलेशनशिप। और टिक के ऊपर फिर से वही अर्बेनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट के। जो नीचे रिस्क फैक्टर्स लिखे ये अभी हम बाद में स्टडी करेंगे जब पैथोजन और होस्ट की आपस की रिलेशनशिप करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप। अब हम चलेंगे वेक्टर पैथोजन रिलेशनशिप पर। तो ये अब हमारी आ गई वेक्टर एंड पैथोजन की रिलेशनशिप। ओके, तो फिर वही इम्पैक्ट ऑफ वेक्टर पैथोजन रिलेशनशिप। तो फर्स्ट आ गया ड्यूरेशन ऑफ इंफेक्शन इन द टिक, यानी कि पैथोजन कितनी ड्यूरेशन के लिए टिक के साथ रहा। तो इसमें आ जाएगा पैथोजन लाइफ साइकिल एंड वायबिलिटी, कितने टाइम तक वो टिक के साथ रहा। सेकंड आ गया वेक्टर एबंडेंस एंड सर्वाइवल, कि टिक की कितने नंबर में प्रेजेंट है एंड उसका कितना सर्वाइवल रेट है। नेक्स्ट आ गया वेक्टर कॉम्पिटेंस,
ठीक है, वेक्टर कॉम्पिटेंस में आ गया एबिलिटी टू इवेड वेक्टर इम्यून बैरियर, यानी कि जो पैथोजन है, वेक्टर जैसे हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है वैसे वेक्टर का भी इम्यून सिस्टम होएगा। तो वेक्टर का जो इम्यून सिस्टम है वो पैथोजन को जल्दी जल्दी आने नहीं देगा। तो अब क्या हुआ, पैथोजन की कितनी एबिलिटी है कि उसको वेक्टर के इम्यून सिस्टम का सामना ना करना पड़े। इवेड मतलब सामना ना करना पड़े। तो इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू इवेड वेक्टर इम्यून बैरियर, कि वो वेक्टर के इम्यून सिस्टम का सामना ना करते हुए वेक्टर को अटैक कर दे, यानी कि वेक्टर के पास चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ट्रांसटेडियल ट्रांसमिशन। ट्रांसटेडियल ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो पैथोजन है वो वेक्टर के साथ वन लाइफ स्टेज से नेक्स्ट लाइफ स्टेज तक वेक्टर के साथ ही रहे, यानी कि पैथोजन रिमेन्स विद द वेक्टर फ्रॉम इट्स वन लाइफ स्टेज टू द नेक्स्ट लाइफ स्टेज। अपनी लाइफ साइकिल की एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज तक वो वेक्टर के साथ ही रहे। नेक्स्ट आ गया ट्रांसोवेरियल ट्रांसमिशन। ट्रांसोवेरियल ट्रांसमिशन का मतलब है जो पैथोजन है उसकी ट्रांसमिशन होएगी फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये एक तरह से जेनेटिक ट्रांसमिशन हो गया कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा, ट्रांसमिट ऑफ पैथोजन फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी वाया ड्यूरेशन ऑफ द ब्लड मील, कि भी वेक्टर की कितनी एफिशिएंसी है कि वो ब्लड मील सक करते हुए पैथोजन को ट्रांसफर कर दे इन द होस्ट। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि इम्पैक्ट करते हैं वेक्टर एंड पैथोजन की रिलेशनशिप को। अब पैथोजन का सर्वाइवल कैसे है, पैथोजन का सबसे पहले पैथोजन आएगा कैसे वेक्टर के पास। इट इज ड्यू टू द स्प्रेड थ्रू ट्रेवल एंड ट्रेड। ड्यूरिंग ट्रेवल या ड्यूरिंग बिजनेस टाइम ये स्प्रेड हो जाता है पैथोजन। अब क्या होता है कि इसका सर्वाइवल कैसे है, क्योंकि जो पैथोजन होता है ये रेजिस्टेंट हो जाता है ड्रग्स से। ठीक है, तो ड्रग्स का जल्दी जल्दी पैथोजन के ऊपर असर नहीं होता। तो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द ड्रग्स हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ द पैथोजन एंड पैथोजन स्प्रेड थ्रू ट्रेड एंड ट्रेवल। ओके, अब हम चलते हैं पैथोजन और होस्ट की रिलेशनशिप की तरफ। ये आ गई हमारी पैथोजन एंड होस्ट जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है। तो क्या होता है, आपको पता चल गया कि पैथोजन का सर्वाइवल कैसे है। अब होस्ट पे अब आप देखोगे कि बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होता है होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप पर। ठीक है, सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट। होस्ट भी ससेप्टिबल होना चाहिए कि वो पैथोजन उसके अंदर जा सके। अगर होस्ट ही ससेप्टिबल नहीं होएगा तो पैथोजन उस पर जल्दी जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा या वेक्टर पैथोजन को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा होस्ट में। ठीक है, सेकेंड क्या पॉइंट है, लेंथ एंड लेवल ऑफ इंफेक्शन। कितने लंबे समय के लिए और कितने लेवल तक होस्ट के अंदर पैथोजन इंफेक्शन क्रिएट कर सकता है। अब ये क्या हुआ, रिस्क फैक्टर्स फॉर द वेक्टर एनकाउंटर एंड पैथोजन ट्रांसमिशन। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है कि वेक्टर का एनकाउंटर हो जाए और पैथोजन का ट्रांसमिशन ना हो पाए। फर्स्ट हमारा सोशल लेवल है और इकोनॉमिक लेवल है वो आजकल हाई होता चला जा रहा है। तो हम आजकल सोशली थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते हैं या किसी के कांटेक्ट में आजकल कम आते हैं, आजकल कोरोना की वजह से नहीं वैसे भी। तो सोशियो इकोनॉमिक लेवल आजकल हाई होता जा रहा है जिसकी वजह से वेक्टर एनकाउंटर हो जाता है कि वेक्टर जल्दी जल्दी हमारे पे अटैक नहीं कर पाता। हमारी हाइजेनिक कंडीशंस बढ़ती चली जा रही है। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी वेक्टर का अटैक हमारे ऊपर नहीं होता। सेकेंड है अर्बन वर्सेस रूरल रेजिडेंस। अर्बन एरियाज में अटैक कम होएगा वेक्टर का, वेयर एज इन द रूरल रेजिडेंस में अटैक थोड़ा सा होने के चांसेस हैं। थर्ड है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अगर आपका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में ये है कि आप दूर दूर रहते हो तब तो एक्सपोजर कम होएगा, बट जिसमें पास पास होते हैं उसमें एक्सपोजर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर वेक्टर एनकाउंटर एंड पैथोजन ट्रांसमिशन।
नेक्स्ट है ह्यूमन एज डेड एंड होस्ट. किस तरह से काम करेगा. ह्यूमन हमेशा डेड एंड होस्ट होता है किसी भी पैथोजन के लिए. तो फर्स्ट क्या है इसके कि डेमोग्राफिक चेंजेस हैं विच इन्फ्लुएंस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. फर्स्ट है सेल्फ प्रोटेक्शन. सेल्फ प्रोटेक्शन पर आजकल ह्यूमन ज्यादा ध्यान दे रहा है तो रिस्क फैक्टर खत्म हो जाता है. क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. थर्ड है वैक्सीनेशन हो रही है एंड देन जुडिशियल लैंड यूज. तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को थोड़ा कम करते हैं. ठीक है. और कैसे इन्फेक्शन कैसे बढ़ेगी. रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मतलब हमारे एंजॉयमेंट के वेज. ठीक है. जितना ज्यादा इंजॉयमेंट के लिए हम बाहर जाएंगे जैसे कि स्विमिंग के लिए या कोई भी गेम खेलने के लिए या फिर जिसमें हम दूसरे लोगों के एक्सपोजर में आते हैं, चाहे वर्किंग कंडीशन हो चाहे रिक्रिएशन के लिए हो, वहां पर हम एक्सपोजर में जब ज्यादा आएंगे तो पैथोजन का अटैक हमारे ऊपर ज्यादा होएगा जिससे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे. बट इस रिस्क को कम करने के लिए ये 4 नीचे फैक्टर लिखे हुए हैं. सेल्फ प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, वैक्सीनेशन, जुडिशियल लैंड यूज. तो इन सब से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा कम हो जाता है. अदरवाइज रिक्रिएशन एंड वर्क में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. रिक्रिएशन मतलब हमारे इंजॉयमेंट के वेज. तो ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट डायग्राम है जो कि आपकी बुक के अंदर दे रखा है, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके अब आप लोगों को बता दिया. आपको अगर आ जाते हैं फैक्टर्स इंक्लूडिंग होस्ट वेक्टर पैथोजन रिलेशनशिप तो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है इसी तरह से. Now students, the topic is over. I tried all my best to explain this topic in a very simple language and by differentiating the 3 topics: carrier, vector and reservoir.